और कोई कंपोनेंट क्या होते हैं इलेक्ट्रिकल सर्किट में? एसी के लिए दो कंपोनेंट होते हैं, या तो कैपेसिटर होता है या फिर इंडक्टर होता है। और कैपेसिटर और इंडक्टर को किताब में ऐसे बना हुआ है, देखा होगा, और यही हम सिखाते हैं कि वन इज कॉल्ड चोक, अनदर इज कॉल्ड कैपेसिटर, ओके, या कंडेंसर, ठीक है ना, वन एंड द सेम थिंग। किन्हीं किताबों में ये जो दो पैरेलल प्लेट है ना, ये गोल घूम के लगी हुई रहती है, ओके, वो फ़र्क है, एक एसी कैपेसिटर होता है, एक डीसी कैपेसिटर होता है, ठीक है ना। तो उन दोनों में डिफरेंस है, पॉजिटिव नेगेटिव ध्यान से लगाना पड़ता है, नहीं तो वो फूट जाता है कैपेसिटर, ठीक है ना। यहाँ जो कैपेसिटर हम यूज़ करते हैं वो एसी वाले, मिस उल्टे सीधे कहीं भी लगा दो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ओके। वो कैपेसिटर आपको खोल के दिखाऊं, इसमें नीचे डब्बे में लगे हुए हैं, बट चोक ऐसी दिखती है, ओके। चोक जो बाज़ार में आजकल तो ट्यूबलाइट में चोक ही नहीं आती, इलेक्ट्रॉनिक युग आ गया, ठीक है ना। इलेक्ट्रॉनिक चोक क्या, आजकल तो एलईडी होते हैं ना, तो एलईडी में कोई पावर बैंक आता है, छोटा सा पावर कार्ड, उसी से वो एलईडी चलती है, ठीक है ना। तो वेल दिस इज हिस्टोरिक, ठीक है ना। फंडामेंटल साइंस सीखने के लिए कंसेप्चुअल एंड एक्चुअल, तो आपको दो चार कहीं मिल जाए तो खरीद के रखो लैब में, नहीं तो ये एक्सटिंक्ट हो जाएंगी, ठीक है ना, कहीं ढूंढे से नहीं मिलेगी, ओके, ठीक है ना। बाज़ार में जब ये खूब चलती थी तो एल्यूमिनियम की चोक भी आती थी और कॉपर की चोक भी आती थी, ठीक है ना, उनमें वजन में फ़र्क आता था, ओके। सस्ती आती थी एल्यूमिनियम की, कॉपर की महंगी आती थी। तो अभी आप बाज़ार में ढूंढने जाओगे, कोई न कोई आपको अच्छी क्वालिटी की चोक दे देगा, ठीक है ना। ये करीब 250-300 रुपये की आएगी, एक दो तो आप हर लैब में मंगा के रखो, नहीं तो आपको ही डिफ़िकल्टी होने वाली है, क्योंकि अभी आप 35-40 की रेंज में हो, 30-35-40 की रेंज में, जब आप हमारी रेंज में आओगे ना 50-60 की रेंज में, तब भी पढ़ाना तो पड़ेगा ना, ठीक है ना। उस समय जनरेशन ऑल टुगेदर डिफरेंट आ जाएगी। अभी तो फिर भी थोड़े बहुत समझदार बच्चे आ रहे हैं, वहाँ यदि आपने चोक बोल दिया तो उसको समझ में नहीं आएगा क्या बोला, ओके। तो उस सिचुएशन से बचने के लिए उसको कम से कम दिखानी तो पड़ेगी कि चोक ऐसी होती है, वट एवर इज रिटन इन द डायग्राम, बिकॉज जो डायग्राम बने हुए हैं ना, ये हिस्ट्री भी नहीं बदल सकती, बिकॉज हमारे जो टीचर थे जो अभी होते 100 साल के, वो भी चोक ऐसे ही बनाते थे, जिसने ये सिंबल दे दिया, अभी तक किसी ने इसको चेंज नहीं किया, ठीक है ना। एंड वी बिलीव अपनी सिविलाइजेशन में, लाइफ टाइम में, वी आर नॉट गोइंग टू चेंज द सिंबल्स वट एवर वी अडॉप्ट। बैटरी का ये 2 डंडे वाला ही सिंबल लगाना है, ठीक है ना। रेजिस्टेंस का तो बदल दिया, किन्होंने बदल दिया? 1980 ऑनवर्ड जब कंप्यूटर आया तो उन्होंने बक्से लगाना शुरू कर दिए सब जगह, ठीक है ना, एंड उसमें नंबर लिखना शुरू कर दिए। ये जिग जैग उनको बनाने में मज़ा नहीं आता, ओके। तो ऑल द कंप्यूटर डिज़ाइनर दे यूज्ड ओनली द बॉक्सेस, ओके, बट स्टिल दे यूज दिस कैपेसिटर बनाना आता है उनको, फटफट 2 लाइनें बना दी, ओके। चोक भी बनानी आती है, बिकॉज कहीं और भी यूज़ होती है ये, ओके। तो चोक की कहानी समझ में आ गई। तो चोक यदि मैं इंट्रोड्यूस कर दूं, चोक को सिखाने के साथ साथ मेरे को ये चीज़ सिखानी पड़ती है। 220 वोल्ट हमें 50 हर्ट्ज़ की मिलती है, ओके, और 50 हर्ट्ज़ फ्रीक्वेंसी कहलाती है, एफ, ओके। तो ये जो साइनसॉइडल सिग्नल आता है 1 सेकंड में 50 बार अपनी डायरेक्शन चेंज करता है, ओके, ठीक है, इसलिए इसको 50 हर्ट्ज़ बोलते हैं। एंड इट इज़ रिलेटेड विद द रोटेशन, ठीक है ना। कहीं फिक्स मैग्नेट में जो कॉइल घूम रही है, कितने चक्कर लगाती है 1 सेकंड में, दैट इज़ 50 साइकिल, ओके। लेकिन इसका जो रेडियन है, एंगुलर वेलोसिटी, वो 2πf से दी जाती है। तो हमारा जो मैथमेटिकल एक्सप्रेशन होता है, वी AC = V0 sin ओमेगा t, तो वहाँ जो ओमेगा है, ठीक है ना, वो 2πf लिखो, या फिर ओमेगा लिखना है तो वहाँ
F से गुणा करके लिखना पड़ेगा। और F यदि आपको पता है 50 हर्ट्ज है और 2 पाई की वैल्यू तो सबको पता है, तो ओमेगा की वैल्यू भी याद रखना सबको आना चाहिए। व्हाट इज ओमेगा? फिर तो कहाँ झंझट है, फिर कोई झंझट ही नहीं है। ओमेगा वैल्यू मेरी 300 के आसपास है, 311। ओके, उसको यदि मैं इस L से गुणा कर दूं, L की यूनिट क्या होती है? हेनरी, ठीक है ना। तो ये जो बाजार में चौक मिलती है ये 1 हेनरी की चौक मिलती है। ओके, ये कैसे पता चलता है? ये कैसे पता चलता है? या तो लिखा होगा और उसको पूछोगे कि 1 हेनरी की चौक है क्या, वो कहता मेरे को क्या पता कितने हेनरी की है। नहीं पता, उसको नहीं पता। वो तो आप माथा फोड़ी करोगे तो आपको पता चलेगा। ओके, ठीक है ना। आपको नहीं पता तो आप बोल दो कि L हेनरी की है, तो L इंटू ओमेगा तो कर सकते हो ना, 311 L। ओके, फिर आप मैथमेटिकल फार्मूले यूज कर सकते हो। आपको बल्ब की रेजिस्टेंस तो पता है R, वो पता कैसे है? इस तरह के एक्सपेरिमेंट से। अलग अलग वोल्टेज पे अलग अलग रेजिस्टेंस आती है, ठीक है ना। 0 वोल्टेज पे 40 ओम 100 वाट के बल्ब की, और मैक्सिमम 220 वोल्ट पे 484 ओम, ठीक है ना। ये दो एक्सट्रीम पता है, तो इसके बीच में कोई दूसरा नंबर होगा, ठीक है ना। तो जब आप LR सर्किट बनाओगे, क्या बनाओगे? LR सर्किट मैं बना देता हूँ। कैसे? इधर बना देता हूँ सिंपल। एक तो रेजिस्टेंस लगाएंगे बल्ब, और एक ये चौक लगाएंगे L, और ये सर्किट क्लोज कर दिया, ठीक है ना। मैं अभी जोड़ सकता हूँ, यहाँ एक बल्ब जोड़ा, एक चौक जोड़ा, ठीक है ना, और सर्किट क्लोज कर दिया। AC है मेरे पास, तो दो था जोड़ने, ठीक है ना। तो ये सर्किट बन जाएगा। आई कैन मेजर वोल्टेज हियर, I can measure voltage VL। ओके, ये दोनों वोल्टेज मेजर कर सकता हूँ यूजिंग मल्टीमीटर। ये AC वोल्टेज कहलाते हैं। ओके, और ये AC वोल्टेज RMS ही होते हैं, RMS वोल्टेज। ओके, अब ईमानदारी से बोलो कि यदि इनपुट वोल्टेज 220 है, ठीक है ना, और इधर मेरे को 100 वोल्ट आ गया, रेजिस्टेंस पे 100 वोल्ट आ गया, ठीक है ना। मेजर कर लिया मैंने, 100 वोल्ट आ गया 220 में से, तो बचा कितना? तो 120 चौक पे जाएगा या और कहीं जाएगा? मतलब मेरा सिंपल ध्यान है कि यदि ये VI है तो VI इक्वल टू होएगा VR प्लस VL। दिस इज द क्वेश्चन। और ये आपको एक्सपेरिमेंटली मेजर करके देखना पड़ेगा कि जब हम वोल्टेज मेजर करते हैं अक्रॉस चौक, ठीक है ना, और अक्रॉस बल्ब, मल्टीमीटर है आपके पास AC, कौन मना करता है? मेजर करके देख लो, सर्किट जोड़ा है। जब आप मेजर करके देखोगे तब आपको पता चलेगा कि ये नियम सही नहीं है, दिस इज नॉट करेक्ट लॉ। ओके, फिर आपको कभी अच्छी क्लास में अच्छे टीचर ने पढ़ाया होगा, ठीक है ना, तो याद आएगा वेक्टर एडिशन। ओके, क्लैप फॉर हिम, नॉट फॉर हिम, फॉर हिज टीचर जिन्होंने इनको पढ़ाया हुआ है, ठीक है ना। ही नोज इट व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट। ओके, तो आप अपने आप को इवेलुएट करो व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट, ठीक है ना। आप लोग इग्नोरेंट हो, आप लोग टीचर हो, AC सर्किट पढ़ाते हो, वोल्टेज का एडिशन V1 प्लस V2 इक्वल टू VI, सिंपल, दिस इज कॉल्ड एल्जेब्रिक सम, ठीक है ना। बट AC वोल्टेज एल्जेब्रिक सम लॉ फॉलो नहीं करते, वो वेक्टर एडिशन लॉ फॉलो करते हैं, ठीक है ना। ये कंसेप्ट आप अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट्स में डालो कहीं न कहीं, ठीक है ना। आप 4 साल तक पढ़ाते हो उनको, और 4 साल बाद हमारे पास जब आते हैं वो, ठीक है ना, उनको वेक्टर एडिशन समझ में नहीं आता। व्हाट डू वी डू? ओके, यदि हमने सवाल पूछ लिया वो सही हमें पढ़ाया ही नहीं,
कहाँ दिक्कत है? यूजीसी थोड़ी मना कर रही है, कॉलेज थोड़ी मना कर रहे हैं, और दिस इज पार्ट ऑफ योर करिकुलम, ठीक है ना, एसी सर्किट्स। बट द टीचर्स आर इग्नोरेंट टू टॉक अबाउट, क्योंकि उनको वेरीफाई करने की फ्रीडम नहीं है, लेबोरेटरी में कोई एक्सपेरिमेंट नहीं है, ठीक है ना। जब लेबोरेटरी में एक्सपेरिमेंट आसानी से बन सकते हैं, कैसे बन सकते हैं? एक बल्ब लगाया, एक चौक लगाई, ये मैं करके दिखाऊं तो आपको तसल्ली हो जाएगी। सो यू वांट टू कम सर, समबडी, आप आइए। ये बल्ब को जोड़ देते हैं, एक दो तार मिल जाएगा तो आप इन वोल्टेजेस को नाप के बताओ, ठीक है। ये मैं कनेक्ट कर देता हूँ, ये ऐसे तार हो रहे क्या, ठीक है। देखिए क्या बात है भाई, तुम्हारा बल्ब चालू नहीं है, ये चालू नहीं है, वोल्टेज तो आ रहा है, तो कोई वायर तो नहीं ब्रेक? ये तो वायर तो सही है, बल्ब तो जलना चाहिए ना। हाँ, एक बार वोल्टेज चेक कर लो, एसी वोल्टेज आ रहा है ना। हाँ, यूँ नहीं, एक तार और लगाओ, अरे उसको शॉर्ट मत करो। नहीं सर, ये ओके है, वायर चेक करा था। हाँ, वायर में जो ब्रेक हो जाती है। हाँ, ठीक है, ये ओके है। सो दी आइडिया इज कि हम ये दोनों यदि वोल्टेज मेजर करें तो वी कैन गेट अ फील कि यदि दोनों वोल्टेज बराबर है, इसका मतलब रेजिस्टेंस ऑफ अ बल्ब एंड रेजिस्टेंस ऑफ ए इंडक्टेंस ये भी बराबर होनी चाहिए। ओके, ये तो फीलिंग हो जाएगी ना। वोल्टेज नहीं आ रही यहाँ पर, यहाँ पे वोल्टेज नहीं आ रही, नहीं आ रही है। ओके, कोई बात नहीं। हमारे पास यहाँ दूसरा बोर्ड देना जिसमें वोल्टेज आ रही थी, वेपिन बल्ब वाला, बाहर से दे देंगे बोर्ड, बल्ब वाला बोर्ड, बल्ब वाला नहीं, ये हाँ, वो कहीं फ्यूज़ उड़ा हुआ है उसका, ठीक है। तो यहाँ वोल्टेज आ रहा है, ओके, तो ये एसी वोल्टेज है, ये यहाँ कनेक्ट कर देते हैं, एक तार और ठीक है। तो बल्ब इज ग्लोइंग बिकॉज 220 वोल्ट हमने सीधा लगाया। अब 220 वोल्ट के साथ में व्हाट आई एम डूइंग, एक चौक लगा देता हूँ यहाँ, एक तार और, ठीक है। बल्ब सेम इंटेंसिटी से जल रहा है या कम से? कम हो गई, मैं ये चौक को बाईपास कर देता हूँ, बढ़ गई, फुल जल रहा है 220 वोल्ट। इसका मतलब चौक रास्ते में कुछ प्रतिबाधा या कुछ रेजिस्टेंस डाल रही है, ठीक है ना। वो जो रेजिस्टेंस जितना डाल रही है वो इसके अक्रॉस कितना वोल्टेज है और इसके अक्रॉस कितना वोल्टेज है वो हम मेजर कर सकते हैं एंड कंपेयर कर सकते हैं। ये एक्सपेरिमेंट हमने ऑलरेडी कर रखा है अलग अलग वोल्टेज वाला, ठीक है ना। तो वी नो द रेजिस्टेंस ऑफ अ बल्ब एट डिफरेंट वोल्टेजेस, ओके। इस एक्सपेरिमेंट में हमें ये रेजिस्टेंस पता लगेगी, ठीक है ना। तो ये रेजिस्टेंस दूसरी चौक के कारण कितनी आई ये पता लग जाएगी, तो वी कैन एस्टिमेट व्हाट इज द वैल्यू ऑफ इंडक्टेंस विच इज अ अननोन पैरामीटर। यदि यहाँ लिखा भी नहीं है ना, तो बाय डूइंग एक्सपेरिमेंट वी कैन मेजर द वैल्यू ऑफ द इंडक्टेंस, ओके। वी नो द फार्मूला, ठीक है ना, करेक्ट। तो ये आपको हैंड्स ऑन खुद को करके देखना चाहिए, ठीक है ना। और यही काम, थैंक यू सर, गुड, ये हैंड्स ऑन प्रैक्टिस जरूरी है, ठीक है ना। आई विल इनवाइट कोई लेडीज़ भी आके यहाँ काम करें, ठीक है ना। बिजली से डरना नहीं है, एक आधी बार झटका लगेगा। अब यहाँ इंडक्टेंस की जगह क्या करें, हम एक कैपेसिटर लगा देते हैं। वो कहाँ गई? चौक 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 का टुकड़ा ये।
तो क्या करना है, यहाँ कैपेसिटर लगे हुए हैं इस बोर्ड पे, ठीक है। तो कोई सा भी कैपेसिटर लगा दो, इसकी जगह ये कैपेसिटर लगा दिया, तो ये बहुत कम जला। इसका मतलब इस कैपेसिटर की जो रेजिस्टेंस है वो ज़्यादा है इस चोक से भी। हाउ इट कुड बी, बिकॉज ऑफ द फार्मूला, ठीक है ना। इसका फार्मूला क्या है, रेजिस्टेंस ऑफ ए चोक, तो ओमेगा इंटू एल है, ठीक है ना। और यहाँ 1/ωc है। आप यदि कोशिश करो तो ये जो कैपेसिटर बाजार में मिलते हैं वो 4 माइक्रोफैरड के मिलते हैं, क्योंकि पंखे में लगते हैं, ये सब पंखों में 4 माइक्रोफैरड के आसानी से मिल जाते हैं, ठीक है ना। तो 4 माइक्रोफैरड का कैपेसिटर का रेजिस्टेंस बताओ, दिस इज द क्वेश्चन। क्या क्वेश्चन है, हाउ मच इज द रेजिस्टेंस ऑफ अ 4 माइक्रोफैरड कैपेसिटर। हाँ, इम्पीडेंस बोलेंगे, करेक्ट, यस। रिएक्टेंस बोलेंगे इम्पीडेंस की जगह, ठीक है ना, एक्सी। बट उसकी यूनिट तो ओम ही लिखेंगे ना, ठीक है ना। तो दिस इज कॉल्ड इफेक्टिव रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय ए कैपेसिटर, ओके, दैट इज आल्सो समथिंग लाइक ओम, ठीक है। सो विश यू गुड लक, विपिन विल कैरी ऑन। So as usual, I'll ask few questions. ठीक है. So I have 3 electric valves here. It's very basic experiment. Okay. One electric valve is 60 watt, 100 watt, and 200 watt. Okay. And I am having variac here. You might have used at your laboratories. And I am going to vary voltage from 0 to 220 volt because this is AC. Okay, so I just want to show that which electric valve glow the most. Sorry, हाँ, 160 watt, 100 watt, 200 watt. तो आके देख लीजिए फिर। आ जाइए, तो आके देखिए। नीचे हाथ मत लगाना, नीचे वो कनेक्शंस लगे हुए हैं। अभी स्विच ऑन है। पैरेलल में तीनों आपस में कनेक्ट कर रखे ना, सीरीज में। So the two candidates and one each says ये पैरेलल में है, इन्होंने कहा सीरीज में है। तो अगेन सेम सिचुएशन लाइक यस्टरडे, ठीक है। तो द सर्किट इज इन सीरीज, ओके। एंड लेट्स सी, हम ज़्यादा उजाला करने के लिए 200 वाट का बल्ब खरीदते हैं, ठीक है। तो ये ज़्यादा उजाला होता है कि नहीं होता है। तो ये तो उल्टा हो रहा है। ये 160, 180, 200 और ये 220. So what I could see, 60 watt bulb is glowing most. और 100 वाट का बल्ब, लाइट ऑफ कर दीजिए कोई पीछे से। जो सबसे पीछे बैठे हैं उनको सोने नहीं देंगे। ठीक है। और ये 100 वाट का बल्ब है, ये उससे थोड़ा सा या काफ़ी कम उजाला कर रहा है। 200 वाट का तो बिल्कुल नींद में है। तो व्हाट कुड बी द रीजन? ये 200 वाट का बल्ब है, 100 वाट का बल्ब है, 60 वाट का बल्ब है। एक एक करके बात करते हैं। 60 वाट के बल्ब का रेजिस्टेंस सबसे ज़्यादा होगा। ओके, करेक्ट। तो
क्लैप बनता है इनके लिए, ठीक है ना, बिकॉज दिस इंफॉर्मेशन इज नॉट विद ऑल, ठीक है ना। सबको अपने आप से पूछ के देख लीजिए कि ये सब सीरीज में है, बिकॉज यहाँ पर करंट सेम है, ठीक है ना, सेम करंट है एज यू ऑलरेडी मैंशन। रेजिस्टेंस ऑफ 60 वाट बल्ब इज हाईएस्ट, तो आई स्क्वायर आर से वहाँ पर जो हीट जनरेट होगी वो सब 60 वाट का सबसे ज़्यादा होगा, ठीक है। और जैसे ही मैं इसको पैरेलल में लगाते हैं तो अगेन जो हम हर बार रिजल्ट जो हम घरों में भी लगता है वो सब पैरेलल में लगा होता है, तो वो वाला रिजल्ट वहाँ पर आ जाता है। एक मिनट, तो दिस इज पैरेलल सप्लाई टू ऑल द इलेक्ट्रिक वाल्व्स, और ये कितना हो गया 200, ठीक है। तो एज यूजुअल जो घरों में लगता है पैरेलल सप्लाई लगती है, ठीक है। और ये तो आप सब जानते होंगे कि वाई वी कनेक्ट ऑल इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट इन पैरेलल एट होम्स, ठीक है। करेक्ट करेक्ट करेक्ट, ठीक है। तो इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन तो नहीं, दैट्स ओके, बट एट द सेम टाइम द मेन रीजन इज इफ वन कंपोनेंट इज नॉट वर्किंग देन ऑल द थिंग्स कैन वर्क, ठीक है। तो दिस इज वेरी सिंपलेस्ट एग्जांपल। इसमें हम दो चीज़ें कवर करते हैं कि सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशन बहुत सारे बच्चों को लगाना ही नहीं आता है, ठीक है ना। दूसरी बात, उनको रेजिस्टेंस के बारे में पता नहीं होता है, सर ऑलरेडी कवर्ड, ठीक है। एंड थर्ड थिंग कि उनका जो ग्लो कौन सा वाल्व करेगा, किस कंडीशन में क्या होगा, जो लॉजिकल जो हम बात कर डिस्कशन करते हैं इन सीरीज एंड पैरेलल, वो चीज़ आप वहाँ पर शेयर कर सकते हैं, ठीक है। तो दिस इज अबाउट इलेक्ट्रिक वाल्व्स। अब एक और छोटा सा एक्सपेरिमेंट है। ये देखिए, एक वुड का छोटा सा पीस है और दो नेल्स लगा रखी हैं, एंड दोनों नेल्स के बीच में एक वायर है, नाइक्रोम वायर, मैग्नेट वायर, जो चाहे आप सबकी लैब में मिल जाता है, ठीक है। और इसको यूज में लेकर के व्हाट वी आर गोइंग टू डेमोन्स्ट्रेट, दैट इज हीटिंग इफेक्ट। जो इलेक्ट्रिक वाल्व में हम बात करते हैं वो डिस्कशन हम यहाँ पर कर लेते हैं, लेकिन कैसे उस चीज़ को आप डेमोन्स्ट्रेट करोगे दैट इज लिटिल इम्पॉर्टेंट। तो उससे पहले मैं ये डिस्कस करना चाह रहा हूँ कि यू एक्सप्लेन रेजिस्टेंस टू द स्टूडेंट्स। हाउ डू यू एक्सप्लेन रेजिस्टेंस, दैट इज मोर इम्पॉर्टेंट। हाउ डू यू एक्सप्लेन रेजिस्टेंस, हम बात करते हैं रेजिस्टेंस से। हाउ डू यू एक्सप्लेन रेजिस्टेंस? फ्लो, ठीक है। Why it is so? Different material.
That's what my question is. Why it has some resistance? Again, same way of answering the question, that every material, every metal, you talk about copper, you talk about silver, you talk about gold, you could talk about platinum, you talk about manganese, you talk about tungsten, tantalum, molybdenum. Every metal has its own resistance. They have their own property, and property we call it resistivity. They have their own resistivity, and having same different length or different cross section area, they have different resistance, and that's how we explain them. And at different temperature they have different resistivity, different conductivity, ठीक है ना? And that's what they will their resistance will also be changed when we change the temperature. But if there is no change in the temperature, resistance will not change, having the same length and cross section area. So is this the complete explanation, or we can define in different way as well? Sorry? The model of the atom or metal, like we have electron cloud model over there. Electronic model. Cloud model, because no electron is common to any atom. So when your electrons are flowing, they collide with the atom. And if you increase the temperature, the collisions increase, which increases the temperature, the resistance actually. Okay. तो क्लैप बनता है सर के लिए. हाँ, तो एक्चुअली वी हैव वन लाइट, एक बार और नहीं ऑफ कर दो सर, ठीक है. तो एक यहाँ पर ये जस्ट कंसिडर दीज आर द डिफरेंट एटम्स, ओके, एंड आई एम यूजिंग फोटॉन्स नॉट इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है. सो व्हेन लाइट ऑफ कर दीजिए सर. ये देखिए, यहाँ से मैं इस लाइट को ट्रांसमिट कर रहा हूँ, इट इज रीचिंग विदाउट एनी रेस्ट्रिक्शन, ठीक है ना. बट अब यही लाइट को मैं ऐसे करूँगा, विल इट रीच? नो, इट विल हैव कोलिजन विद द एटम्स, ठीक है. एनी अदर स्ट्रक्चर कहीं से टकरा करके इधर उधर पहुँच रही है, ठीक है ना, या कोई और स्ट्रक्चर होगा कहीं से कैसे कुछ और पहुँचेगा, ठीक है ना. तो इट विल, इफ डिफरेंट मटेरियल हैव डिफरेंट एटॉमिक अरेंजमेंट, इफ मटेरियल, लाइट ऑन कर दीजिए. तो दे हैव crystalline structure, they have polycrystalline structure, they have amorphous structure, they have different kind of structure. So when we talk about property, resistance depends on the property of the material. So what kind of property, that we don't talk, ठीक है ना. Whether it is amorphous, whether it is polycrystalline, whether it is monocrystalline, ठीक है ना. तो उन जो प्रॉपर्टी है उनका एटॉमिक कॉन्फ़िगरेशन के ऊपर डिपेंड करता है, उसका रेजिस्टेंस कैसा है. जैसा सर ने बताया कि व्हेन वी अप्लाई फील्ड, इलेक्ट्रॉन विल स्टार्ट मूविंग फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट. कितनी बार वो टकराता है उतना ही रेस्ट्रिक्शन होगा, जितनी बार रेस्ट्रिक्शन होगा उतना ही ज़्यादा रेजिस्टेंस होगा. अब आप वाटर पाइप्स की एनालॉजी से वहाँ पे आप बात कर सकते हैं. वाटर पाइप आप ज़्यादा स्टेप को आप पूरा ऑन करेंगे, ठीक है ना, तो आपका फ्लो ज़्यादा रहेगा, करंट ज़्यादा रहेगा. उसको रेस्ट्रिक्शन कर देंगे तो आप वहाँ पर कम हो जाएगा. सो दैट्स हाउ वी कैन एक्सप्लेन रेजिस्टेंस. बहुत छोटा सा टर्म है, वी यूज रिपीटेडली, बट जब बच्चों से पूछते हैं, है ना, तो वो उस तरह से आंसर नहीं कर पाते हैं, बस रटी रटाई चीज़ें ही बताते हैं. हाँ, ये प्रॉपर्टी पर डिपेंड करता है, इसकी लेंथ चेंज करो तो चेंज हो जाएगा, क्रॉस सेक्शन चेंज करो तो चेंज हो जाएगा, टेम्परेचर चेंज करो तो चेंज हो जाएगा. लेकिन ये पता नहीं है टेम्परेचर चेंज करने से क्यों चेंज हो जाएगा. But finite temperature, even when we are not applying any external field, individual atoms are exhibiting vibration due to their thermal energy. नहीं, एक that's okay, but at the same time, when you keep a material in oven, their actually atom will start एग्लोमेटिंग विद ईच अदर. एग्लोमेशन से वो ग्रेन साइज आपका बड़ा भी हो जाएगा, है ना, उनका एटॉमिक अरेंजमेंट चेंज हो जाएगा, अंदर का स्ट्रक्चर चेंज हो जाएगा. तो जब शेप चेंज हो जाएगा, साइज चेंज हो जाएगा ग्रेन्स का, पार्टिकल्स का, तो जो स्कैटरिंग से जो इलेक्ट्रॉन इधर उधर मूव हो रहे हैं, दैट विल ऑल्सो बी चेंज, ठीक है ना. तो जो वो पूरा का पूरा मटेरियल का आपने डिजाइन ही चेंज कर दिया अंदर का, इसलिए उसका रेजिस्टेंस भी चेंज हो गया, ठीक है ना. तो दैट्स हाउ इट डिपेंड्स ऑन द रेजिस्टेंस. एनर्जी मिलती है, वो वाइब्रेट भी करेगा,
ठीक है ना, वो एक अलग बात है, लेकिन एटम्स का स्ट्रक्चर ही चेंज हो गया है ना, मतलब पार्टिकल्स का, है ना, वो एग्रीमेंट होकर के मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर चेंज हो सकता है, ठीक है ना, साइज बड़ा हो सकता है, शेप चेंज हो सकती है, पहले स्फेरिकल था फिर कुछ और हो सकता है। करेक्ट करेक्ट करेक्ट, है ना, एक्चुअली तो सरफेस प्रॉपर्टी भी चेंज होती है, साथ में उसका 3D आप डायमेंशन पर देखो, डेप्थ लेवल पर, तो वो भी चेंज होता है, ठीक है ना। तो दैट्स हाउ रेजिस्टेंस इज। बट मेरा कंसर्न केवल उतना नहीं था, यहाँ पर हम कुछ डेमोन्स्ट्रेट कर रहे हैं हीटिंग इफेक्ट। जैसा आपने कहा रेजिस्टेंस के थ्रू हम करंट फ्लो करते हैं, इलेक्ट्रॉन से कोलिजन होगा एटम्स का, देन हीटिंग स्टार्ट हो जाएगा, एंड बेस्ड ऑन दैट देयर आर सेवरल डिवाइसेज। आप स्ट्रेटनर काम में लेते हैं, ठीक है ना, ब्लोअर काम में लेते हैं, हीटिंग के लिए हीटर काम में लेते हैं, या आप सर्दियों में ब्लोअर है, बहुत सारी चीज़ें हैं या हीटिंग से रिलेटेड, वो सब आप एग्जाम्पल बताइए, ठीक है ना। इवन अभी बारिश का मौसम है तो ऑल आउट भी जलाते हैं, तो ऑल आउट भी अपने आप में एक एग्जाम्पल है, हीटिंग पे उसी पर बेस्ड है, ठीक है ना। तो यहाँ पर आपका जो आप कॉइल लगाते हैं, है ना, लिक्विड के साथ में, वो पोरोसिटी होती है, आप यहाँ पर हीटर लगा हुआ है अंदर और वो उसको शक करता रहता है, हीटिंग से वो ऑपरेट होता रहता है और सारे मच्छरों को आप बाहर भगाते रहते हैं। लेकिन वो हीटिंग को कैसे दिखाएंगे यहाँ पर, दैट इज इम्पॉर्टेंट। तो आई हैव वन थर्मोकॉल, पीस ऑफ थर्मोकॉल, और यहाँ पर मैं इसको थोड़ा सा अभी देखिए, यहाँ पर मैं इसको कुछ कर रहा हूँ, कुछ भी फर्क नहीं पड़ रहा है ना, अभी गर्म नहीं है, लेकिन व्हेन स्टार्ट हीटिंग इट, अभी हुआ क्या, अभी भी नहीं हुआ। You can cut it. So that's how you can show how cutters are being made. अलग अलग डिजाइन के आप यहाँ पर कटर यहाँ पर दिखा सकते हैं। जितने चाहो उतने पीस कर लो इसको अलग अलग डिजाइन में। इट्स नॉट बर्निंग, ये तो कटिंग है। अभी ये थोड़ा सा ज़्यादा ग्लो हो गया है, इसको थोड़ा और कम कर देते हैं। अभी आपको लग रहा है कि इलेक्ट्रिक बल्ब वाला कंसेप्ट आ गया, ठीक है ना। अभी यहाँ पर आपको दिख रहा है गर्म हो रहा है, नहीं दिख रहा है, ठीक है। ठीक है, तो यूजिंग दिस थर्मोकॉल, ओके, दिस इज सिंपल हीटर, और एक कटर के रूप में काम कर रहा है। तो इसमें क्या डिवाइस यूज में लिया है, जस्ट एक वुडन बॉक्स, वुडन पीस लिया है, दो नेल्स लगाए, वेरिएक लगाया। वेरिएक आपके पास नहीं है कोई बात नहीं, आप रेगुलेटर लगा दीजिए। हाँ, ये तो लेस देन 20 वोल्ट है, बड़े एसी है, अभी डीसी भी लगा सकते हो। तो इट ऑल डिपेंड्स कि आपका वायर कितना लंबा है, कितना रेजिस्टेंस है ना, उस पर डिपेंड करेगा, है ना। सिंपल आपको हीटिंग करना है, ठीक है ना। सॉरी, पेपर कट कर सकते हैं, वो बर्न भी हो सकता है, हो सकता है टाइम लगे उसको कटिंग करने में। ये थोड़ा स्मूथ है, आसानी से कट जाता है। ये वायर ये मैग्नेन या नाइक्रोम दोनों में से एक का है, मे बी मैग्नेन का है। अभी नहीं कट रहा है, बट ये बर्न नहीं होगा, ठीक है। अब इसके बाद में इसी सेटअप से ही और क्या बता सकते हैं, इसको थोड़ा और आपने ग्लो किया, ठीक है ना, इलेक्ट्रिक बल्ब का कंसेप्ट आ गया, हाउ इट ग्लोज, ठीक है, सिंपल वही। उसमें भी वायर है आपका, रेजिस्टिव वायर है, और वो ग्लो होना स्टार्ट हो गया। और इसको और ग्लो किया तो इसका कैसे मेल्ट होता है मटेरियल, वो आप दिखा सकते हैं कि फैक्ट्रीज में एक मटेरियल कैसे मेल्ट होता है, यू कैन शो इट। और इसके बाद में टूट गया, तो फ्यूज कैसे काम करता है, इट इज बेस्ड ऑन दैट, ठीक है। तो जो फ्यूज है 1 एम्पियर 2 एम्पियर का, जो आप हर एक डिवाइस में लगाते हैं और हर एक
बोर्ड में भी लगाते हैं। क्यों लगाते हैं? सो दैट आपके जो इलेक्ट्रॉनिक या इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स हैं वो वहाँ पर बच जाएं, सेफ रहें। हैवी करंट आया, जैसे मैंने यहाँ पर इसको बढ़ाया, हैवी करंट आया, बर्न हो गया, टूट गया। इट इज़ बेस्ड ऑन सिंपल फ्यूज। ठीक है, तो वैसे तो आप सब लोगों ने देख रखे होंगे, ये 1 एम्पियर का फ्यूज है, ठीक है, और ये आपका 2 एम्पियर का फ्यूज है। ठीक है, दोनों तरफ ये आपका मेटेलिक कॉन्टैक्ट बना रखे हैं। आई जस्ट पुट इट इन एनी डिवाइस। तो बात ये मैं आपको इसलिए क्यों दिखा रहा हूँ, यू ऑल्सो शो इट, है ना। अभी बच्चे क्या करते हैं, लैब में आते हैं, किट्स लगी हुई होती हैं, रीडिंग लेते हैं और चले जाते हैं। लेकिन वो किट बनी कैसे है, अंदर क्या है, अंदर सर्किट कैसे डिजाइन हुआ है, वो उनको नहीं पता होता है और वो परमिशन भी नहीं होती है। बट व्हाट आई डू इन माय लेबोरेटरी, ठीक है ना, जब से इन सब चीज़ों में मेरा इन्वॉल्वमेंट चालू हुआ है, मैं पूरा सबको खोल के उनको दिखाता हूँ। चाहे इसको खोलें, उनसे कहता हूँ ये स्क्रू ड्राइवर है, अपना खोलो, देख लो, लगा दो वापस, उसको एक्सप्लेन कर देते हैं, है ना। तो जैसे फॉर एग्जांपल बैटरी एलिमेंटर कभी आप यूज में लेते हैं, बैटरी एलिमेंटर काम कैसे करता है ये बच्चों को नहीं पता है। उनको ये पता है कि 2 वोल्ट लगाना है, 4 वोल्ट लगाना है, 6 वोल्ट लगाना है, 10 वोल्ट लगाना है, 12 वोल्ट लगाना है, जो दे जस्ट अप्लाई। बट हाउ टू वर्क, हाउ दे आर गेटिंग 2 वोल्ट, 4 वोल्ट, 10 वोल्ट, 12 वोल्ट, दे डोंट नो। ठीक है ना, तो वो कैसे पॉसिबल है, वो चीज़ उनको जब खोल के देखेंगे तब उनको पता चलेगा कि उसके अंदर एक ट्रांसफार्मर लगा हुआ है, उसके अंदर एक आपका रेक्टिफायर लगा हुआ है, ठीक है ना, या आपका और भी वेरिएक लगा हुआ है, ठीक है ना। उनकी फिर जब आप खोल के दिखाओगे तब वो ये भी देखेंगे कि ट्रांसफार्मर कौन सा लगा हुआ है, भाई स्टेप डाउन है या स्टेप अप है। स्टेप डाउन है तो भाई स्टेप डाउन क्यों लगाया है, क्योंकि 220 वोल्ट आ रहा है, उसको आपको लोअर वोल्टेज पर लेके जाना है तो स्टेप डाउन लगाना है। अब स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर लगाना है तो वो कैसे काम करता है, कैसे बनता है स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर, ठीक है ना। फिर रेक्टिफायर मान लो लग रहा है तो वो क्यों लग रहा है, ठीक है ना, क्या करना चाह रहे हैं उससे। आफ्टर दैट वेरिएक है तो वेरिएक कैसे बनता है, ठीक है, उसमें स्मॉल रेजिस्टेंसेस लगा देते हैं तो आप एड ऑन होता जाता है रेजिस्टेंस। तो दैट्स हाउ वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है हर एक रेजिस्टेंस पर। तो जितना वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है यू आर गेटिंग दैट मच ऑफ वोल्टेज अक्रॉस इट। So that's how my submission is, you just show it, let them open it. इसके अलावा मेरे पास एक छोटा सा कंपोनेंट है, बताएंगे क्या है। Are you sure? Not sure? LDR है। आपके लिए ताली पहले बज चुकी हैं। क्या है? हाँ, तो ये LDR है। तो वापस आ जाइए, देखते हैं दोबारा से ताली बजती है कि नहीं बजती है। कितना रेजिस्टेंस है इसका? अच्छा, फुल फॉर्म तो पता ही होगी LDR, लाइट डिपेंडेंट रेजिस्टेंस। दैट मीन्स दिस इज ए रेजिस्टेंस। कितना रेजिस्टेंस होगा? लाइट पे डिपेंड करता है ना, वेरिएबल रेजिस्टेंस होगा लाइट। वेरिएबल रेजिस्टेंस, तो वेरिएबल रेजिस्टेंस तो है, बट वेरी कब हो रहा है, व्हेन इंसिडेंट लाइट, ठीक है। रेजिस्टेंस है कितना, मेरा क्वेश्चन तो वो था। मल्टीमीटर से चेक करेंगे तो करिए। केबल से अब जो लाइट है उस लाइट में ना अगर हम डार्क कर देंगे तो कम हो जाएगा। क्या लाइट डार्क कर देंगे तो रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा। तो अभी ये चेक करके बता रहे हैं कि इसका रेजिस्टेंस कितना है,
ठीक है, क्योंकि हमने LDR का तो नाम सुन रखा है और हमको ये पता नहीं है कि उसका रेजिस्टेंस होता है कितना है। ठीक है, काम क्या आता है ये भी पता है, बट उसको हम पता ही नहीं है कि उसका रेजिस्टेंस कितना होता है, और कभी लाइट डाल के देखा नहीं कि उसका रेजिस्टेंस कितना डाउन तक हो सकता है। देन हाउ यू कैन यूज इट। किलो सो इट्स रेजिस्टेंस जो इन्होंने मेजर किया है 3.3 किलो ओम। ठीक है, वो और भी वेरी हो सकता है, ठीक है ना, इससे भी ज़्यादा भी हो सकता है, और किस तरह से हम मेजर कर रहे हैं उसके ऊपर भी डिपेंड करता है। है ना, आप फिंगर से टच भी कर रहे हो तो अपनी बॉडी का रेजिस्टेंस भी उसमें ऐड ऑन होगा। ठीक है, तो दैट मीन्स इसका जो रेजिस्टेंस होता है वो थाउजेंड्स में होता है। ठीक है, अब ये कब है, जब आपकी तो लाइट आ रही है। अब लाइट ऑफ करोगे तो और बढ़ जाएगा। ठीक है ना, अब मैं जो रेजिस्टेंस ये कर रहे हैं इसके ऊपर मैं लेजर डालता हूँ, क्योंकि इसकी इंटेंसिटी तो बहुत ज़्यादा है, तो डिफरेंट इंटेंसिटी पर रेजिस्टेंस की वैल्यू भी अलग अलग होगी। है ना, देखो अब 12 में किलो ओम आ गया, इन्होंने केवल इतना ढका है इसको, उसे तो 12 हो गया, 3 से 12 हो गया, 20 से ज़्यादा हो गया। ठीक है ना। अगर मैं उसके आगे उंगली लगा देता हूँ अपनी, अब मैं इसके ऊपर लेजर डालता हूँ केवल 0.2, यानी कि मुझे और भी यहाँ पर कम करना पड़ेगा। .2 किलो ओम के आसपास आ रहा है। ठीक है, अभी मैंने केवल ये लेजर डाला है, वो भी प्रॉपर्ली नहीं डाला है। तो एट द सेम टाइम बच्चों को ये भी पता होना चाहिए कि जो LDR है वो बनता कौन से मटेरियल का है। ठीक है ना, तो ये पता तो होना चाहिए ना। तो ये बेसिकली सल्फाइड ग्रुप जो फोटो सेंसिटिव मटेरियल्स होते हैं उनसे ही बनेगा। है ना, जो भी फोटो सेंसिटिव वही मटेरियल है, हर एक मटेरियल का अपना रेजिस्टेंस होता है। सिल्वर का अपना होता है, कॉपर का अलग होता है, गोल्ड का अलग होता है। तो ये जितनी भी मटेरियल्स हैं सबका अपना खुद का रेजिस्टेंस होता है। तो ये सल्फाइड ग्रुप के हैं, कैडमियम सल्फाइड ले लो, आप कुछ और ले लो, जिंक सल्फाइड ले लो, ठीक है ना, या सेलेनाइड ग्रुप ले लो। इन ग्रुप्स के ये आपका यहाँ पर मटेरियल है विच एब्जॉर्ब लाइट। ठीक है ना, और लाइट एब्जॉर्ब होने से फिर उसका रेजिस्टेंस चेंज होता है। इट अलाउ पासिंग करंट, फ्लो ऑफ करंट। तो जब अलाउ करेगा फ्लो ऑफ करंट को तो रेजिस्टेंस वहाँ पर कम हो गया। ठीक है ना, तो दैट्स हाउ इट वर्क। और ये एक सेंसर की तरह आप इसको यूज में लेते हो, फोटो सेंसर की तरह। ठीक है ना, तो ये डायोड नहीं है, फोटो डायोड अलग होता है, उसकी वर्किंग प्रॉपर्टी अलग होती है, ये केवल एक रेजिस्टेंस है। सिमिलरली आपका थर्मिस्टर होता है, तो थर्मिस्टर इज ऑल्सो रेजिस्टेंस। मेरे पास पता नहीं है, ठीक है ना, मैं लेके इसलिए आता हूँ कि हम लोग थोड़ा आलस कर जाते हैं खोल के देखने में। ठीक है ना, ये थर्मिस्टर है, ठीक है ना, इसका रेजिस्टेंस भी थाउजेंड्स में है। ठीक है ना, और इसका रेजिस्टेंस किससे चेंज होगा? टेम्परेचर से। यानी कि आप फायर एक तीली लगाओगे साइड में तो रेजिस्टेंस कम हो जाएगा। किसी को चेक करना हो तो मेरी वाली माचिस तो ख़त्म हो गई है, लाके चेक कर सकते हैं। ठीक है, तो इसका रेजिस्टेंस भी इसी तरह से डाउन हो जाएगा। ये मेटल ऑक्साइड से मिलकर बना होता है। ठीक है ना, तो मेटल ऑक्साइड्स बेसिकली टेम्परेचर वेरिएशन के लिए यूज में आते हैं वहाँ पर। ठीक है ना, तो ये उनसे मिलके बना होता है। ठीक है ना जी, आप कुछ और पूछ रहे थे? हाँ हाँ, प्लीज़ प्लीज़। ये पीछे पहुंचा दीजिए, मैं आपको दूसरी देता हूँ। ये थर्मिस्टर फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में हम बताते हैं लाइट उस पर इंसिडेंट होगी तो इलेक्ट्रॉन एमिट होगा, वैसे ही LDR का प्रोसेस।
थर्मिस्टर और भी देखना है, ये लो LDR, ये रहा। सर ये 102 क्या है? ये अलग अलग सीरियल नंबर हैं इनके, अलग अलग मेटेरियल के हिसाब से, अलग अलग रेजिस्टेंस की वैल्यू के लिए अलग अलग सीरियल नंबर हैं। इनमें तो कोई पॉलरिटी होती नहीं है ये अलग अलग कोड हैं मटेरियल के अकॉर्डिंग और अलग अलग रेजिस्टेंस की वैल्यू के अकॉर्डिंग, सीरियल नंबर्स हैं इनके बेसिकली। तो ये सीरियल नंबर डालो, इसके स्पेसिफिकेशंस आपको गूगल पे मिल जाते हैं। ये है, ठीक है ना। होने को तो देखिए, हम लोग क्या करते हैं, आपने कभी राइस लाइट्स बनाई हैं? दिवाली पे डेकोरेशन में लगाते हैं आप, ठीक है, झालर लगाते हैं, एलईडी लगाते हैं। तो एलईडी से जो आप लगाते हैं बेसिकली दैट इज ऑल्सो ए डायोड, लाइट एमिटिंग डायोड। तो राइस लाइट्स आप कैसे बनाओ, कभी बनाई है घर पे कभी आपने? तो कभी बना के देखिएगा। हाँ, राइस लाइट्स बोलते हैं उसको, राइस लाइट्स, ठीक है ना। तो हिंदी में उसको अपन झालर बोलते हैं, दिवाली पे जो लगाते हैं, ठीक है ना। तो सॉरी, वो एक्चुअली क्या है, मैंने उसको ऑपरेशन किया, हाँ बनाई है ना। तो जब ख़राब हो गई तो मैं उसको अपनी लैब में ले गया और मैंने फिर तोड़ना स्टार्ट किया, ठीक है। तो तोड़ना स्टार्ट किया तो मैंने क्या देखा, वो एलईडी है ही नहीं, ठीक है। एक छोटा सा वायर वहाँ पे लगा हुआ है फिलामेंट जैसा। तो ये लोग क्या करते हैं कि आप एलईडी का मटेरियल थोड़ा महंगा आता होगा, तो सिंपल जो एक रेजिस्टिव वायर है उसको वहाँ लगा रखा है, वो फ्यूज हो गया तो आगे की पूरी चैन खराब हो गई। अब आप ढूंढो कि कौन सा वाल्व खराब हुआ है, ठीक है ना। तो आप ढूंढ नहीं सकते, इतनी सारी होती हैं, ठीक है ना, और सारी सीरीज में लगी हुई हैं। एक कारण। दूसरा कारण, हम ये कहते हैं कि धूप में रखी रहेगी तो ख़राब हो जाएगी, ठीक है ना। तो हम 2-3 दिनों में उसको हटा देते हैं, ठीक है ना। तो ऐसा क्यों होता है? ये होता है, ठीक है ना। तो ये सब चीज़ें हमको थोड़ा सा सोचना चाहिए कि कोई हमको ऐसे कोई भी कमेंट कर रहे हैं, कोई चीज़ ऐसा हो रहा है प्रैक्टिकली, तो वो क्यों हो रहा होगा, ठीक है ना। तो धीरे धीरे यू विल ऑब्जर्व कि बच्चों को भी ये असाइनमेंट दे सकते हैं, भाई सोच के बताओ, ठीक है ना, ऐसा क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है। ये ख़राब हो गई है तो ठीक है, इसको तोड़ के देखो कौन सा कहाँ से ख़राब हो रहा है। अब वो एलईडी मान लो, ठीक है, आप एलईडी से बनाना चाहते हैं, तो एलईडी से कैसे बनाएंगे? एलईडी तो सेमीकंडक्टर डिवाइस है, आप एसी डायरेक्ट लगा नहीं सकते हैं, ठीक है। डायरेक्ट एसी लगाओगे तो ख़राब हो जाएगी, तो आपको डीसी चाहिए। तो डीसी चाहिए तो आपको रेक्टिफायर लगाना पड़ेगा, और उसके अलावा आपको रेजिस्टेंस भी लगाना पड़ेगा। रेजिस्टेंस कितना लगाना पड़ेगा ये डिपेंड करेगा कि कितनी एलईडी की बना रहे हो आप। तो हर एक एलईडी के लिए कितना करंट रिक्वायरमेंट है, ठीक है ना। तो वो तो बहुत ही कम रिक्वायरमेंट है, ठीक है ना। तो जो करंट की वैल्यू रिक्वायरमेंट वहाँ पर है, आपने सीधा यदि लगा दिया, इवन आप 12 वोल्ट की डीसी बैटरी के साथ में भी लगा दिया तो भी फ्यूज हो जाएगा बिना रेजिस्टेंस के, ठीक है ना। तो इसका मतलब उसमें आपको रेजिस्टेंस लगाना पड़ेगा, ठीक है ना। तो अलग अलग एलईडी के अकॉर्डिंग वहाँ पर उसका करंट की वैल्यू की रिक्वायरमेंट क्या है। एक समस्या और आती है सर, उसमें फिलामेंट वाले बल्ब सीरीज में जोड़ देते हैं और वो उनको जब करते हैं तो सारे एक साथ इंटेंसिटी के साथ जलते हैं। एलईडी के केस में ऐसा नहीं होता है। एलईडी के मगर 10 एलईडी सीरीज में जोड़ दिए तो उसके कारण में से 4 एलईडी सारा करंट ले जाएंगे, बाकी की 6 एलईडी से वो ना जाए। तो उसको मेंटेन करते हैं, हर एलईडी के स्पेसिफिक रेजिस्टेंस लगाते हैं। तो ऐसा हमेशा नहीं होता है, वो डिपेंड करता है कि मटेरियल। तो कई बार क्या होता है कि आपने रेड एलईडी अलग ले लिया, ब्लू एलईडी अलग ले लिया, ग्रीन एलईडी अलग ले लिया। अब ये भी बड़ी एक समस्या है कि आपका जो कैप है वो कलरफुल है या लाइट ही कलरफुल निकल रही है, ठीक है ना। तो ये भी अपने आप में डिस्कशन का पॉइंट है बच्चों के साथ में। तो ये सब चीज़ें जब डिस्कस करेंगे ना, वो ग्रीन एलईडी है
तो ग्रीन लाइट निकल रही है या कैप के ग्रीन है ना। तो अलग अलग कंपनी के ले लिया आपने तो उनका मटेरियल अलग अलग हो गया, मालूम पता चला सारा एक ही टाइप की एलईडी हैं लेकिन कैप अलग अलग है, इट्स ओके, बट कंपनी अलग अलग है। ग्रीन वाली आपने कहीं से ली, रेड वाली कहीं से ली, व्हाइट वाली कहीं से ली। एक ही कंपनी की एक ही तरह की एक ही बैच की बनी हुई दो एलईडी के पैरामीटर अपने आप में अलग अलग हो सकते हैं, जैसे होते ही हैं, बल्कि हो सकते नहीं होते। हो सकते हैं, बिल्कुल हो सकते हैं। ट्रांजिस्टर बल्ब अगर फूक गया, ये बल्ब निकालो दूसरा लगा दो चल जाएगा। ट्रांजिस्टर अगर फूक गया, ये ट्रांजिस्टर उठाओ उसी नंबर का दूसरा ट्रांजिस्टर लगाओ तो चले, गारंटी नहीं है उसका पैरामीटर अच्छा है। वो हो सकता है, ये तो सभी चीज़ों में होता है, मेडिसिन में भी होता है। सेम बैच नंबर के मेडिसिन जरूर नहीं है कि सेम काम करें ठीक है, तो इट हैपन्स, है ना। तो मेरा कहना ये है कि एलईडी से रिलेटेड भी आप ये जो एक असाइनमेंट है बच्चों से करा सकते हैं, मैंने कराया हुआ है। तो आप रेजिस्टेंस आप बता रहे हैं तो मैंने भी वही किया, रेजिस्टेंसेस को मैंने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया एक साथ लगाने की बजाय। नॉर्मली राइस लाइट्स में क्या होता है, जो मार्केट में मिलती है वो एक साथ एक शुरू में लगाते हैं, ठीक है ना, और बाद में नहीं लगाते हैं। मैंने उसको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। मान लो आपको 20 या 10,000 ओम लगाना है क्योंकि करंट रिक्वायरमेंट मान लो माइक्रोन्स में है, ठीक है ना, तो आपको मान लो 20,000 लगाना है या 12,000 लगाना है या 14,000 लगाना है, तो उसको डिस्ट्रीब्यूट कर दो, ठीक है ना। तो 4-5 एलईडीज के साथ में एक रेजिस्टेंस लगाया, 4-5 एलईडीज के साथ दूसरा रेजिस्टेंस लगाया, देन उससे क्या होगा, हीटिंग नहीं होगा, है ना। हैवी रेजिस्टेंस है, वहाँ हीटिंग होगा, खराब हो जाएगा तो दिक्कत आ सकती है, ठीक है ना। इल्यूमिनेशन वाली प्रॉब्लम आई डेंट फेस, ठीक है ना, बट क्योंकि जब फिलामेंट बल्ब का बनाते हैं झालर, वो ओम्स लॉ फॉलो करता है, बट एलईडी में ओम्स लॉ फॉलो नहीं करता है। तो करंट कुछ एलईडीज में उनसे बढ़ता है, नहीं, एलईडी ओम्स लॉ को फॉलो नहीं करता है ऑब्वियसली, है ना, लेकिन वो इल्यूमिनेशन वहाँ पर सबका सेम होगा नहीं होगा वो अलग बात है ना, वो अलग चीज़ है, ठीक है। एनी क्वेश्चन? तो मेरे पास ऐसे बच्चों को एक चीज़ और बतानी होती है, क्योंकि ये है ना प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है विच आई एम शेयरिंग विद यू, कि इसमें कौन सा पी है और कौन सा एन है। तो नॉर्मली बच्चे बताते हैं गूगल करके कि लॉन्ग लेग वाला ये है, शॉर्टर लेग वाला ये है, तो मैं क्या बोलता हूँ कि उसको बीच में से कट कर दिया, मैं आप बताओ ठीक है, अब दोनों के लेग्स आपने इक्वल कर दिए, अब बताओ कौन सा पी है और कौन सा एल है। यू विल गेट इट, मुझे आपसे पूछना नहीं है क्योंकि ये तो सब जगह अवेलेबल है ना, कि भाई कौन सा पी है और कौन सा एन है, इट इज अवेलेबल। बट क्वेश्चन क्या करना है बच्चों से, क्योंकि आप लोगों को नहीं सिखाना है, आप लोगों को बता इसलिए रहे हैं सो दैट यू कैन टीच स्टूडेंट्स, ठीक है ना, ये प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स हैं, ठीक है ना। तो एक कल हम बात कर रहे थे बोतल लेके आने की, सब लोग अपनी अपनी बोतल ले आए, ये अभी खाली कर रहे हैं उसमें क्यू फिक्स भी चाहिएगा, हाँ। तो उससे पहले मैं डिस्कस कर लेता हूँ जब तक कि आप लोग बनाएं, ठीक है ना। ये क्या, ठीक है कोई बात नहीं, उससे पहले मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ फिर बना लेंगे, ठीक है। तो देखिए अभी ये पानी नहीं आ रहा है, ठीक है, ऊपर पानी है, नीचे खाली है, काफ़ी सारा स्पेस है, बट पानी नहीं आ रहा है। बट when I do it in this way, it start coming down, और ये बहुत अच्छा वॉर्टेक्स बन रहा है, ठीक है। अब उसको टॉर्नेडो बोलो, अब वॉर्टेक्स बोलो, जो चाहे वो बोलो, लेकिन वो पानी उस तरह से नीचे आ रहा है। तो अगेन सेम वाई, अब ये नहीं आ रहा है, जब एक होल से करोगे वहीं से
एयर भी आनी चाहिए और वाटर भी निकलना चाहिए। तभी सर आपको पहले होता था कि आप वाटर कॉमन किए तो या तो फुल कर लो वहाँ गई पानी यहाँ से निकलेगा के वहाँ निकलेगा। अगर केटल पे आपने ऊपर यूज नहीं किया तो चाय निकलना बंद हो जाएगा। बिल्कुल ऐसा खोलना हवा से स्प्लिट करेगी और कोई सरफेस टेंशन सॉरी पर वो नहीं मैडम के लिए क्लैपिंग बननी चाहिए। आपको आंसर सुना नहीं लेकिन मैं बता देता हूँ। मैडम ने आंसर किया है कि सरफेस टेंशन, ठीक है। अब क्वेश्चन भी आपके सामने है और आंसर भी आपके सामने है। एक्सप्लेन। तो जब आप वाटर स्प्लिट करते हो एक्चुअली आपके वाटर मॉलिक्यूल्स जो इकट्ठे हो गए तो दे फॉर्म अ फनल। तो आपका लैमिनर फ्लो वहाँ जाता है और बीच में स्पेस है जहाँ एयर आराम से मूव कर सकता है। तो सरफेस टेंशन उसको असिस्ट करता है। करेक्ट। तो अभी सरफेस टेंशन जो होल की बाउंड्री पर वहाँ पे है, इट इज़ होल्डिंग इट, ठीक है ना। इट इज़ नॉट अलाउइंग वाटर टू कम डाउन। अब जैसे ही आपने इसको ऐसे रोटेशन दिया, सरफेस टेंशन को आपने ख़त्म कर दिया, डिस्टर्ब कर दिया, तो इट इज़ नाउ अलाउइंग टू कम डाउन, ठीक है। तो अभी आराम से बढ़िया वॉर्टेक्स बन रहा है, बस अच्छा खिलौना है, ठीक है ना। अब फिर से एक क्वेश्चन है, ठीक है। क्या मुझे इसको घुमाना नहीं है और मुझे पानी नीचे लेके आना है, व्हाट आई नीड टू डू? एक मिनट। So forces between water molecules and forces between water molecules and the boundary of that. So somehow if you reduce that force between the boundary and the water molecule, it will कैसे? come down even without revolving. कैसे? फ्लो से तो हटा रहा था अभी ऐसे करके। ऐसे हाँ, चेक करने से कुछ टैप करने से, कवर हटाने से? कवर हटाने से क्या होगा? बाय चेंजिंग द टेम्परेचर और हाँ होल्स कर दें और आप करके देखिए। नीचे से ये प्रेशर निकाल दो इसका, उससे हवा निकाल दो। तो आप करिएगा यहाँ पे बाद में कभी घर पे आप जो बोतल तो लेके जाएंगे। जैसा आपने रीजन बताया तो आई वॉज एक्सपेक्टिंग कि यू वुड आंसर इट। सरफेस टेंशन इज द रीजन। सरफेस टेंशन को आप कैसे ख़त्म कर सकते हैं? by applying the pressure by सर्फ डाल दो, ऑयल डाल दो, ठीक है ना। जस्ट रिप्लेस दिस लिक्विड विद ऑयल, ठीक है ना। तो ऐसा मटेरियल इसके अंदर डाल दो जो सरफेस टेंशन को रिड्यूस करे, दैट्स इट। तो आपको उसको कर्ल प्रोड्यूस करने की ज़रूरत नहीं है। तो यू कैन कैरी डिस्कशन फ्रॉम वन पॉइंट टू सम अनदर पॉइंट। Therefore, by applying pressure also we can remove the surface tension. So if we remove this, then by the OGH also pressure increases and that will remove. तो देयर आर सेवरल वेज ना। तो अभी बात ये आ रही है कि सरफेस टेंशन को ख़त्म करना है ना। तो कैसे उसको रिड्यूस करना है? जितना लग रहा है उससे ज़्यादा फिर करना पड़ेगा प्रेशर। तो उससे ज़्यादा प्रेशर लगाओगे तो इट विल गो डाउन। थैंक यू।